नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल इस स्पेशल ए क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 से में जो साइंस 10th क्लास में साइंस का जो चैप्टर 6 है इंग्लिश मीडियम के लिए, वो हमें यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसमें चैप्टर 6 जो है 6th चैप्टर जो है वो हम शुरू कर चुके थे, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन से एंड कैटलिस्ट जो है उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है ये, और उसके बाद में केमिकल रिएक्शन को हम कैसे शो करते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी थी। नॉर्मली थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके देखें। जैसे केमिकल चेंजेज इन सबस्टांसेज आर नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल सबस्टांसेज जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग केमिकल सबस्टांस हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके एक सबस्टांस बनाते हैं MgO, जो एक अलग ही प्रकार का सबस्टांस बना, यानी न्यू सबस्टांस हमें ऑब्टेन हो गया। तो इस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसको शॉर्ट में शो करें तो मैग्नीशियम को सिंबल के रूप में दिखा दिया, ऑक्सीजन का जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दिया। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में हमने ये स्टडी की थी कि केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं। यदि एक केमिकल इक्वेशन जो है वो इम्बैलेंस हो तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उसकी हम बात कर रहे थे। तो उसमें कुछ उसके जो मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, वो आपको बताई थी। उसके बेसिस पर लास्ट में कुछ इक्वेशन जो है वो आपको लिख के दिए थे, जिनको आप को घर पे करना था। उम्मीद है कल संडे के दिन आपने इनको हल करके देखा होगा। यदि नहीं किया है तो आप इनका जो तरीका है वो देख लेते हैं, या कर लिया है तो इनका कुछ मिलान वगैरह जो है वो हमें कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहला केमिकल इक्वेशन जो है इसकी बात करें। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके ये बना रहे हैं। इसमें देखें मैग्नीशियम एलिमेंट का जो एटम है, एटम ऑफ मैग्नीशियम 1, एटम ऑफ मैग्नीशियम 1, एटम ऑफ ऑक्सीजन 2, एटम ऑफ ऑक्सीजन 1। यहाँ पर ये एक ही है, इसलिए इसको हमें 2 करना है। 2 करने के लिए पूरा जो इसका मोलिकुलर फार्मूला है उससे पहले हमें कोई ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा ताकि ये उसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, तो ये 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 2। अब इस चक्कर में देखें मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ 1 था। तो अब हिट एंड ट्रायल मेथड ये इसी तरीके से कहलाती है। एक को हमने बैलेंस किया, दूसरा यदि इम्बैलेंस हो गया तो उसे फिर से बैलेंस करके देखें और फिर ट्रायल करें। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को 2 करना है तो यहाँ पर 2 लगा दें। अब ट्रायल करें, मैग्नीशियम 2, 2, ऑक्सीजन 2, 2, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। दूसरी इस इक्वेशन की बात करें, सोडियम क्लोराइड ये बनाता है Na1 Na1, क्लोरीन 1 2, तो 2 करना है, यहाँ 2 लगा दिया। अब सोडियम भी 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दिया। तो सीधा सा है, ये भी हमें लास्ट में ट्रायल करके देखें, ये भी बैलेंस हो गई। इसमें देखें HBr डिसोसिएट होकर ये बनाता है H2। तो हाइड्रोजन जो है वो उसके एटम्स, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1। बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ब्रोमीन भी 2 हो गए, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। इसमें देखें डिसोसिएशन रिएक्शन ये है, इसमें भी पोटेशियम 1 1, Cl 1 1, ऑक्सीजन 3 and 2। इस और हमें बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। केवल एक ही तरीका है, इंक्रीज करें और वो भी मल्टीप्लाई करके। तो ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करें किस संख्या से, इसमें देखें तरीका ये है कि उस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि दोनों और इक्वल हो जाए। यदि नहीं हो रही हो तो जस्ट उससे ज़्यादा हो जाए, जस्ट ज़्यादा। जैसे हमें ये 3 है और यहाँ पर ये 2 है, तो इसको हमें कितना करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करते ही, पहले 2 से गुणा करके देखें, 2 से गुणा करते ही 4। अब 4 हो गए तो यहाँ पर हमने 2 जो है वो लिख दिया। अब इस ओर देखें तो इस ओर ऑक्सीजन जो है वो कम हो गए, तो इस ओर बढ़ाएं। फिर हिट एंड ट्रायल का मतलब यही है। तो इस ओर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ हमें कम से कम 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दिया तो अब ऑक्सीजन हो गए 6, और इस ओर है 4 ही, यानी इस ओर बढ़ाना पड़ेगा। अब इस ओर बढ़ाएं तो यूँ नहीं कि पहले हमने ये जो 2 लगाया इसको रहने दें, इसको मिटा दें। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये है कि एक बार हम लगाते हैं तो जरूरी नहीं है वो स्थायी रूप से हो गया। 2 को हटा दिया। अब 2 को ऐसे गुणा करें कि इस ओर के इक्वल हो जाए। इस ओर है 6, 2 को किस संख्या से गुणा करेंगे, 6 हो जाए 3 से। तो यहाँ पर हमें 3 लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और 6 बराबर है। अब दूसरों को देखें, पोटेशियम यहाँ पर 2 है,
यहाँ 2 लगा दिया, क्लोरीन 2 2 अपने आप ही हो गए। अब इस पे आए, कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4 2, तो हाइड्रोजन को बराबर करें 2 लगा दें, आ गए ध्यान में, 4 हो गए हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पर है 2 और ये 2 4, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम्स हैं 4 और रिएक्टेंट में है 2, तो इसको हमें 4 करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 लगा दें। तो अब देखें सारी जो हैं वो इक्वेशन में बराबर हो गई। अब इसकी बात करें H2S प्लस O2, इसमें देखें 2 2 S 1 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ है 2 यहाँ है 1, तो इसके लिए कम से कम यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए, तो इसको हम क्या करें, हाइड्रोजन को 4 करें, हाइड्रोजन को 4 करें तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में सल्फर जो है ट्रायल किया तो सल्फर जो है वो इम्बैलेंस हो गया, तो फिर सल्फर को ट्रायल करें, हिट करें, तो सल्फर 2 है तो यहाँ 2। अब लास्ट में फिर ट्रायल कर लें, H 4 4, S 2 2, O 2 और 2 बराबर है। अब इसमें आए FeCl3 प्लस H2, अब हो सकता है उस दिन जल्दी में हमने यहाँ पर O लिख दिया होगा, भूल से हो सकता है लिख दिया हो, यहाँ पर H2O नहीं आएगा, H2 गैस आएगा, हाइड्रोजन गैस से ये क्रिया करती है और ये बनाता है। अब इसमें देखें आयरन 1 और 1 बराबर है, क्लोरीन 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 2 और 1 3 बराबर हैं। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन है 2 और यहाँ है 1, इसमें भी हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। देखें कैसे, जैसे हम ईजियर से जो टफर उनकी ओर आ रहे हैं, तो इसमें ये थोड़ी सी मुश्किल है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, अब हाइड्रोजन 2 हो गए। अब क्लोरीन की बात करें, देखो क्लोरीन है 2 और 2 4 और इस ओर है 3, तो हमें इस ओर बढ़ाना पड़ेगा, तो कम से कम 2 तो लगाएं, 2 लगाए तो देखें यहाँ पर कितना हो गया, ये 6 हो गए। अब देखें, अब क्लोरीन को हमें इस ओर 6 करना है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ज़्यादा इजी तरीका तो ये रहेगा कि आयरन जो है ये 2 हैं तो इस ओर 2 करें, इस ओर 2 करें, क्लोरीन देखो अपने आप ही 2 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएंगे। लेकिन क्लोरीन के बेसिस पर लेकर चलें तो क्लोरीन यहाँ 6 है और यहाँ है 4। अब इस ओर देखें तो इस ओर हमें बढ़ाना है। अब यहाँ पर क्लोरीन दोनों जगह है तो किस प्रोडक्ट में बढ़ाएं, तो उसमें देखें यदि हम यहाँ पर 3 या 4 करते हैं तो फिर हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो जाएगा, उसके बजाय यदि हम यहाँ पर करें तो पूरा पूरा बैलेंस हो जाएगा, तो पूरा पूरा बैलेंस होगा। जैसे देखें ये 2 हैं, ये इस ओर 2 हैं, तो कितने कम रह गए, 4। अब इसको 4 कर दें किसी तरीके से, तो इसको 4 करते हैं, तो इसको 4 करने पर देखें क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 लगा दें, तो यहाँ 2 लगाया तो क्लोरीन 4 और 2 6। अब लास्ट पर आए Fe2O3 प्लस CO, इसमें देखें ये आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं। अब इसमें Fe2 यहाँ पर 1, तो यहाँ 2 लगा दिया। कार्बन 1 1 है, ऑक्सीजन की बात करें 3 और 1 4, तो 4 करना है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ कितने रह गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है वो इसमें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नहीं सॉरी, कार्बन देखें यहाँ पर कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर कार्बन है 1 ही, तो इसके लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 लगा दें तो फिर ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन हो गए 3 और 2 5 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4, तो इस ओर बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर 2 को मिटाएं और यहाँ कम से कम हमें 3 लगाना पड़ेगा। अब 3 लगा दिया तो ये हो गए 6। अब इस ओर देखें, इसमें यदि हम कोई चेंज करें तो फिर आयरन जो है वो इम्बैलेंस हो गया, इसमें चेंज करें तो देखें आयरन भी इम्बैलेंस नहीं होगा, बराबर भी हो जाए। या फिर कार्बन को देख लें, कार्बन 3 है, यहाँ पर भी 3 करें, तो इसको मिटाकर 3 करें, तो 3 करने पर देखें, अब लास्ट में ट्रायल कर लें, Fe2 2, ऑक्सीजन 3 और 3 6, 3 और 3 दूनी 6, कार्बन 3 और 1 3, ये हो गए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करना जो है वो हमने सीखा। इसके बाद में इस चैप्टर के अगले टॉपिक में हम आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर किसी भी रिएक्शन वगैरह की यदि हम बात करें, जैसे कोई सी भी एक रिएक्शन की हम देखें, जैसे मान लें ये रिएक्शन है, H2O रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये बनाता है H2 प्लस O2। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये जो सबस्टेंस है इसमें ये आपस में जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से, इससे ये H2O बना है।
यहाँ पर ये H2 जो है इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा है और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, ये इस तरह से बना है, ये ऑक्सीजन है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो इसका इस तरह से हमें शो करते हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो इनके अंदर होगा क्या, बैलेंस करके देखें तो बैलेंस करने के लिए ये 2 लगा दिया, ये 2 लगा दिया। अब एक्चुअल में देखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 बने हैं, एक और ऑक्सीजन का 1, और H2O के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। अब होगा क्या, रिएक्शन में ये बॉन्ड टूट गए और ये बॉन्ड टूट गए, उसके बाद में जो अलग अलग एटम्स हैं उनके बीच में, इन 2 के बीच में ये बॉन्ड बन गया, इन 2 के बीच में ये बॉन्ड बन गया और इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया, तो एक तो बन गया ये और 2 ये बन गए, और इस तरह से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यानी एक केमिकल रिएक्शन में हम देखें तो रिएक्टेंट जो हैं उनके जो बॉन्ड है वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, यानी बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है। अब ये बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट जो है वो रिएक्टेंट में कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर रिएक्शंस जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। टोटल इसके 4 टाइप होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन आती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, एडिशन होगा, ऐड होंगे कौन, सबस्टांस है, वो सबस्टांस है जिनमें चेंज आता है, यानी रिएक्टेंट। तो रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट ही शो करते हैं, प्रोडक्ट तो उससे बनते हैं, तो रिएक्टेंट जो है वो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट नंबर हो 2 और मोर देन 2, तो 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स एडेड विद या कंबाइंड्स टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट हों, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हों और वो बनाए क्या, एक प्रोडक्ट, तो उसको हमें एडिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे नॉर्मल सीधा सा देखें, एक रिएक्टेंट ए हो एक बी हो और आपस में कंबाइन होकर ए बी बना ले, तो वो एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। तो डिफिनेशन जो है वो इसकी ये हो गई, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म ओनली 1 या सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो उससे ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। इस रिएक्शन में जैसे एग्जाम्पल है, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, कंबंशन होता है इसका, तो बनता है CO2। मैग्नीशियम आयरन, मैग्नीशियम में जो है उसकी फीते की रिबन की बात की थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए ये लगा दिया। अब वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो बात वो अलग है, लेकिन रिएक्टेंट यहाँ पर एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन 2 ही हैं और प्रोडक्ट एक MgO बना है, चाहे इसके मॉलिक्यूल 2, 5, 10 जितने में बन गए हों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है एक ही। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। या एक और एग्जांपल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथेन, इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है और बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनता है। इसको हमें इस तरह से भी ले सकते हैं, C2H4 प्लस H2 बनता है C2H6। तो 2 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हो गई एडिशन रिएक्शन। अब उसके बाद में आते हैं हमें दूसरी रिएक्शन की ओर। दूसरी जो केमिकल रिएक्शन जो है वो कहलाती है डिसोसिएशन रिएक्शन। अब डिसोसिएशन रिएक्शन जो है वो क्या होगी, तो पहले देखें, डिसोसिएशन का मतलब होता है डिसोसिएट होना, टूटना, ब्रेकअप होना। ऐसे और ब्रेकअप या टूटना जो है, डिसोसिएशन जो है वो किसका होगा, रिएक्टेंट का। तो इसमें यदि हम देखें तो हमारे पास जैसे मान लें कोई एक रिएक्टेंट हो, वो रिएक्टेंट डिसोसिएट हो जाए और उससे हमें क्या बने, प्रोडक्ट। अभी हमें नॉर्मल सीधी सी बात कर रहे हैं कि कोई एक चीज़ है वो टूटती है तो उसके जो टुकड़े होंगे वो निश्चित रूप से 2 तो होंगे ही होंगे और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 1 रिएक्टेंट रिएक्शन इन विच 1 रिएक्टेंट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बनाता है कहलाती है डिसोसिएशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल यदि हम देखें, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये टूट कर बनाता है Na और Cl2, तो ये इसका डिसोसिएशन हो गया, सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन है। बैलेंस इक्वेशन इस रूप में लिखते हैं। बाकी बात वही है कि एक रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर 2 प्रोडक्ट बना रहा है, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है।
अब यहाँ पर इसे डिसोशिएट यदि हमने किया तो इसको इसमें ये Na और Cl आपस में जुड़े हुए थे। जुड़े हुए कैसे थे? बॉन्ड्स के थ्रू। अब बॉन्ड जो है वो एक निश्चित बॉन्ड एनर्जी को धारण करते हैं और उसके बाद में जब उन्हें तोड़ना होता है तो उतनी एनर्जी कम से कम हमें देनी पड़ती है। अब वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड करवाते हैं उसके बेसिस पर डिसोसिएशन रिएक्शन अलग अलग टाइप की हो सकती है। एनर्जी हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं, इसके बेसिस पर इसके 3 टाइप होते हैं। एक है थर्मल डिसोसिएशन। अब थर्मल डिसोसिएशन जिसमें जैसे एग्जांपल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटकर बनाता है CaO + CO2, लेकिन अपने आप नहीं टूटता है, इसे हीट एनर्जी देनी पड़ती है। अब हीट एनर्जी यदि देनी पड़े तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिसोसिएशन। थर्म वर्ड जो है वो हीट के लिए काम में हमें लेते हैं। तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाने पर एक जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक अप होकर डिसोसिएट होकर 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बनाए तो वो थर्मल डिसोसिएशन हो गया। दूसरा जो है वो होगा फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन जो है उसमें फोटोन यानी लाइट जो है वो काम में ली जाती है डिसोसिएशन के लिए। जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसको जब हम लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं तो ये टूट कर बनाता है H2 + Br2, ये रिएक्शन ये करता है, तो इसे हम फोटोलाइटिक डिसोसिएशन कहेंगे। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन जो है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे किसी रिएक्टेंट को और वो 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा। जैसे ये जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन है, या इसी तरह से H2O वाटर को लेकर हमें उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो H2 + O2 ये दोनों बन जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में यदि डिसोसिएशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएशन होता है तो फोटोलाइटिक, और हीट एनर्जी की प्रेजेंस में डिसोसिएशन होता है तो थर्मल डिसोसिएशन ये होगा। इसके एग्जाम्पल वगैरह जो हैं वो आपको नोटे करवाए हुए हैं, PDF फाइल के रूप में आपको बता दिए थे, आप उनको अपलोड करके डाउनलोड करके और उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद में थर्ड टाइप जो आती है रिएक्शन के, उसके ऊपर हम आते हैं। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या है, इसमें देखें डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हटाना किसी एक चीज को। जैसे मार्कर यहाँ मान ले रखा हुआ है, यहां से इसको हटाकर हमने यहां रख दिया तो इसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्शन तो रिएक्टेंट करते हैं, तो रिएक्टेंट का डिस्प्लेसमेंट जिसमें हो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल से यदि हम देखें, ये एग्जांपल क्या समझने के लिए हम थोड़ा इसको देखें, तो जैसे मान लें एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है हमारे पास AB और एक है C। इसमें 2 ग्रुप हैं, एक A ग्रुप और एक B ग्रुप। इसमें से ये मान लें B ग्रुप जो है वो यहाँ से हट जाए और यहाँ पर आ जाए, तो उस कंडीशन में बनेगा क्या, A + CB। मान लें ये एक रिएक्शन हुई, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट में से एक ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस होकर दूसरे रिएक्टेंट से जुड़ जाए और उसके कारण से नए प्रोडक्ट बने, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग ग्रुप हैं एक रिएक्टेंट में और एक रिएक्टेंट में केवल एक ही ग्रुप है, तो एक रिएक्टेंट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट में से एक ग्रुप को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करके अपने साथ जोड़ लेता है, हटाकर अपने साथ जोड़ देता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। एग्जांपल से देखें, जैसे कॉपर सल्फेट जो है इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो बनता है। इसमें हमें जिंक के कुछ टुकड़े डाल दें तो कुछ देर में ये ब्लू कलर जो है वो गायब हो जाता है और हमें कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो मिलता है। उसका कारण क्या हुआ, क्योंकि ये जिंक जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर देगा सल्फेट का और अपने साथ में इसे जोड़ लेगा और बनेगा ZnSO4, और इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा होता है, कलरलेस। और प्लस साथ में क्या मिलेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, और अलग कॉपर जो है, कॉपर तांबा जो है वो कैसा होता है, चमकीले भूरे कलर का, शाइनी ब्राउन कलर के पार्टिकल जो है वो हमें यहाँ पर अलग से मिल जाते हैं। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है।
अब यहाँ पर इस रिएक्शन में थोड़ी सी चीज और समझनी जरूरी है कि इसके अंदर यदि देखा जाए तो ये डिस्प्लेस करने वाला जो एलिमेंट है, मेटल है, ये इससे डिस्प्लेस कर रहा है, इसमें से इसको हटा रहा है। तो यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि जिंक ने सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट कर दिया कॉपर में से, तो जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो क्या है, मोर एक्टिव। सीधा सा यूँ कह सकते हैं, यूँ नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कोई सा भी किसी का भी कर दे। मोर एक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस एक्टिव एलिमेंट जो है उसी में से डिस्प्लेसमेंट कर सकेगा। अब यहाँ पर इसके बेसिस पर देखें तो जिंक की एक्टिविटी जो है वो कॉपर से क्या हो गई, मोर हो गई। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें तो यहाँ पर ये रिएक्शन को जैसे हम यूँ लिखना चाहें कि ZnSO4 + Cu, थ्योरेटिकली यूँ बन सकती है कि ये बन जाएगा क्या, कॉपर सल्फेट प्लस Zn, लेकिन ये रिएक्शन होती नहीं है जबकि ये होती है। इसका कारण क्या हुआ, क्योंकि कॉपर की एक्टिविटी जो है वो या रिएक्टिविटी है वो जिंक से क्या है, कम। तो एक्टिविटी कम होने के कारण से ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उससे हम पता लगा सकते हैं एक्टिविटी ऑर्डर का, कौन से रिएक्टेंट की एक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सी की कम है। जैसे एक और एग्जांपल यदि हम देखें, जैसे CuSO4 + Fe आयरन, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है FeSO4 + Cu। यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, इनको लैब में करवा के देखते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर यदि ये रिएक्शन हो रही है तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है आयरन, उसकी एक्टिविटी जो है वो कॉपर से क्या है, अधिक हो गई। अब एक और चीज देखें, यहाँ पर एक ये करवाते हैं FeSO4 + Zn, इसकी एक्टिविटी करवाएं तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन जाता है ZnSO4 + Fe। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि Zn की एक्टिविटी जो है वो आयरन से क्या है, अधिक। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें एक और रिएक्शन यदि हम यूं लिखना चाहें, कोई भी एक रिएक्शन जो है वो लिखना चाहें कि FeSO की Fe आयरन, कॉपर और जिंक, इनका जो एक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होगा। तो इस बेसिस पर देखें हम यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाल के देखते हैं कि आयरन की एक्टिविटी जो है वो है कॉपर से ज्यादा, ठीक है। जिंक की एक्टिविटी जो है वो भी क्या है, कॉपर से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर इसके बेसिस पर देखें तो आयरन की एक्टिविटी जो है वो है लेस देन, या कह सकते हैं जिंक की एक्टिविटी जो है वो है मोर देन आयरन। तो इस बेसिस पर देखें तो जिंक की एक्टिविटी इन दोनों से ज्यादा है, तो सबसे पहले तो जिंक आ जाएगा। इसके बाद में कॉपर और आयरन में से एक रिएक्टिविटी आयरन की ज्यादा है, तो आयरन की ज्यादा हो गई और लास्ट में हो गया कॉपर। ये इनका ऑर्डर आ गया। इस तरह से हम इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब रिएक्टिविटी के बेसिस पर इनको एलिमेंट्स को ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज मिलती है। तो इसके बेसिस पर एक छोटा सा टॉपिक हो रहा था रिएक्टिविटी सीरीज, ए सीरीज इन विच elements are arranged in the descending order of their reactivity। अब इसके बेसिस पर देखें, जैसे पोटेशियम, इस रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, फिर सोडियम है, फिर उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, ये कुछ एलिमेंट जो हैं वो इस तरह से दे रखे हैं। हाइड्रोजन है, कॉपर है, इसके बाद में जो है वो आता है मरकरी, एजी, सिल्वर और ओरम। अब इसमें इनकी रिएक्टिविटी जो है वो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे घटती जाएगी। अब इस बेसिस पर देखें तो जैसे ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम, एक रिएक्शन है CaSO4 + Mg और एक है MgSO4a + Ca। इनमें से कौन सी जो है वो रिएक्शन होगी, यदि हमें एक्टिविटी सीरीज का पता है तो हम ये बता सकते हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जो है वो कम है, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम का तो क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, मैग्नीशियम कैल्शियम का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करने वाला इस रिएक्शन में तो है मैग्नीशियम, इसमें है कैल्शियम, तो कैल्शियम कर सकता है क्योंकि इसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। मोर, जिसकी एक्टिविटी अधिक हो वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगी नहीं, ये नहीं होगी क्योंकि ये लेस एक्टिव है, ये मोर एक्टिव है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaSO4
प्लस ए Mg, और ये रिएक्शन यहाँ पर होती नहीं है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन वगैरह कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनका ये जो ऑर्डर है इनको आप लिखकर बार बार थोड़ा सा रटकर ध्यान में रख लें, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का। इसके बाद एक लास्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो इसमें हम और देखते हैं बॉन्ड अरेंजमेंट के बेसिस पर, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहेंगे, जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्जांपल से देखें, ए बी और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है सी और ए डी, बनता क्या है ए डी प्लस ए सी बी। अब इसमें देखें क्या हुआ, दो रिएक्टेंट हैं, इस रिएक्टेंट ने अपना एक सबस्टेंस, अपना एक जो ग्रुप है वो इसको दे दिया, और इसने अपना एक ग्रुप इसको दे दिया, यानी बी इसमें आ गया, डी इसमें आ गया। तो एक बार तो डिस्प्लेसमेंट बी का और एक बार डिस्प्लेसमेंट डी का हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस और एक्सचेंज देयर ग्रुप्स। दो अलग अलग सबस्टेंस हैं, दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, वो अपने ग्रुप को एक्सचेंज कर लेते हैं, इसने बी इसको दे दिया और बदले में डी इससे ले लिया, तो ये प्रोडक्ट बने, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एग्जांपल से देखें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है KCl से और बनता है AgCl सिल्वर क्लोराइड और प्लस KNO3। तो NO3 यहाँ पर आ गया, Cl यहाँ पर आ गया, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। तो चार टाइप की रिएक्शंस, एडिशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हैं वो इसमें आज हमने पढ़ी। इसके बाद में रिएक्शंस के कुछ और भी टाइप होते हैं, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, न्यूट्रलाइजेशन, अलग अलग टाइप के जो रिएक्शन हैं उनके बारे में हम कल अगली क्लास जो है उसमें पढ़ेंगे। आज तक के लिए ये चार है, एडिशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उनकी पहचान करना जो है वो आना चाहिए। सीधा सा है, इसमें क्या है, रिएक्टेंट जो है वो क्या है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट। ये हैं दो और मोर देन टू, और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक रिएक्टेंट है बनाता है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। इसमें एक रिएक्टेंट जो है वो एक ग्रुप का डिस्प्लेस कर देता है, एक ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है और अपने साथ में जोड़ लेता है, तो उसके कारण से बनता है ये। और इसमें दो रिएक्टेंट जो है उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है ग्रुप्स का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इनके एग्जाम्पल वगैरह जो हम वो पढ़ें। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।